हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने 15 अगस्त की शाम में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मोदी जी के नाम एक खुला पैगाम भेजा था कि भाई, दिमागी नक्सल जिनको आप कह रहे हैं, इन लोगों की कुछ बातें हैं जिन्हें आपने सुनना चाहिए। और उस वीडियो को सुन के मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए और एक सवाल जो बार बार लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने सोचा कि आज उसी सवाल को मैं वीडियो में कन्वर्ट कर देता हूं। सवाल क्या था? सवाल ये था कि भाई, मोदी जी एक छत्र रूप से आज की डेट में भारत में राज कर रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ चुके हैं। कांग्रेस को छोड़ के कोई भी पार्टी उनके सामने टिक नहीं पा रही। तृणमूल के दो हिस्से हो गए, आम आदमी पार्टी के हो गए, शिवसेना के हो गए, आपके शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के हो गए, डीएमके तो सत्ता से बाहर हो गई, एक नया ही प्लेयर तमिलनाडु में आके बैठ गया। तो मोदी जी को भय किस चीज का है? मोदी जी क्यों ये जो है दिमागी नक्सल का एक नया क्लास जो है वो तैयार करने में लगे हैं? दोस्तों, बड़ा दिलचस्प सवाल है और आप लोगों के दिमाग में ऐसा दिलचस्प सवाल आया, कई लोगों ने मुझसे यही बात पूछी, तो मैंने सोचा चलो भाई, आज इसी टॉपिक के ऊपर में मैं वीडियो बनाऊं। देखिए, आपको यदि ये समझना है कि मोदी जी ने अर्बन नक्सल या फिर अभी दिमागी नक्सल का जो जुमला है वो क्यों गढ़ा है, तो आपको मोदी जी की मानसिकता को समझने की जरूरत है। मोदी जी की मानसिकता क्या है? देखिए, जिस तरीके से भगवान राम की आप कह लीजिए कि महत्ता बिना रावण के पूरी नहीं होती, उसी तरीके से मोदी जी को ऐसा लगता है कि जब तक उनके सामने एक काल्पनिक शत्रु नहीं होगा जिसके ऊपर में वो अंत में दिखाएंगे कि विजय हासिल कर ली है, तब तक वो किसी भी तरीके से विजेता के रूप में नहीं उभरेंगे। और यही कारण है कि पंजाब में जब किसान आंदोलन करते हैं तो उनके समर्थक खालिस्तानी का टैग जो है वो सर पे डाल देते हैं। बच्चे आंदोलन करते हैं तो उनको कहा जाता है चाइना या अमेरिका फंडेड है। जब लोग अपनी मांगों को लेके आते हैं तो बोलते हैं कि ये कुछ आंदोलनकारी जीवी हैं जिनका घर का खर्चा ही आंदोलन करके चल रहा है। ये उस टाइप के आंदोलनकारी जीवी जो लोग हैं वो देश के लिए खतरा है। जब पढ़े लिखे लोग सवाल पूछते हैं तो उनको अर्बन नक्सल बना दिया जाता है। और अब जब नौजवान बच्चों ने सवाल पूछना चालू किया तो दिमागी नक्सल उनको बना दिया गया। तो कहने का अर्थ यह है कि कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी नक्सल, कभी अर्बन नक्सल, कभी दिमागी नक्सल, कुछ ना कुछ कंटा लगा ही रहेगा। ये काल्पनिक शत्रु जो है ये आपके सामने हाजिर किए ही जाएंगे, क्योंकि जब तक शत्रु पे वो अपनी विजेता ना दिखा दे तब तक वो विजेता नहीं कहलाएंगे। ठीक है? तो चुनावी समर भूमि में भले जोड़ तोड़ की राजनीति करके उन्होंने बहुत क्षति पहुंचाई है इस देश के लोकतंत्र को, परंतु अब जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास जो उनसे सवाल पूछ रहा है, जिनके जवाब उनके पास है नहीं, वैसे भी मोदी जी को सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं है, वो सवाल लेना नहीं चाहते, इसीलिए आज तक मीडिया के सामने कभी वो आए नहीं है। चमचे चिले चपाटे कुछ पत्रकारों को बैठा के जो पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है, और मोदी जी आप लेते क्या है, और आप इतनी फुर्ती में कैसे रहते हैं, ये चिले चपाटे चमचे जो मीडिया के नाम पे कलंक है, ऐसे मीडिया के कलंकित चरित्रों को वो बैठा के और उनके सामने अपनी मन की बातें करते हैं, तो उसको तो इंटरव्यू नहीं कहा जा सकता है। बाकी ये निष्पक्ष पत्रकारों के सामने आने की हिम्मत नहीं दिखाते। ठीक है? तो इनको सवाल पूछने वाले लोग पसंद नहीं है, इसीलिए मोदी जी को हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई शत्रु की आवश्यकता पड़ती रहेगी, क्योंकि मोदी जी बिना शत्रु के अपने आप को पूरक समझते नहीं है। उनकी पूर्णता तभी होती है जब उनके सामने कोई शत्रु होता है, वो लड़ते हुए नजर आए। देखिए, मोदी जी बड़े ही कॉम्बैटिव नेचर के हैं, बहुत ही कॉम्बैटिव लड़ाकू नेचर के हैं। ठीक है? पर हर जगह कॉम्बैट नहीं चलता, कंपीटेंस भी मायने रखती है। जहां तक कॉम्बैट की बात है, कॉम्बैटिव है तो ठीक है, आप लड़ाकू, आपने शिवसेना तोड़ दिया, आपने जो है तृणमूल तोड़ दिया, आम आदमी पार्टी तोड़ दिया, अरविंद केजरीवाल
को जो है दिखा दिया कि वो कहाँ उसकी क्या जगह है, और ममता बनर्जी को उसकी जगह दिखा दी, सब कर लिया आपने। परंतु जहां कंपिटेंस की बात आती है, जहां देश को सर्विसेज डिलीवर करने की बात आती है, वहां पे ये पता चलता है कि आप कितने इनकम्पिटेंट हैं। कॉम्बैटिव होना हमेशा जरूरी नहीं है, कॉम्पिटेंस दिखाना जरूरी है। आपको हमने सत्ता के शीर्ष पे कॉम्बैट करने के लिए नहीं बिठाया, ठीक है, और वो भी अपने देश के लोगों के साथ में। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमेशा ये देश के अंदर ही शत्रु तलाश करते हैं, और ये लोगों में शत्रु तलाश करते हैं, विश्व में शत्रु तलाश नहीं करते। इनके लिए बेरोजगारी कोई शत्रु नहीं है, इनके लिए महंगाई कोई शत्रु नहीं है, इनके लिए लाइफ कैसे डिफिकल्ट होता जा रहा है मिडिल क्लास का, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स, वो इनके लिए शत्रु नहीं है। इनके लिए आज भी 80 करोड़ जनता सरकार के दिए हुए अनाज पे पल रही है। क्यों ऐसी आप कह लीजिए कि बुरी अवस्था में है, वो समझना इनके लिए शत्रुता नहीं है। शत्रुता ढूंढते हैं अलग सी टोपी पहनने वाले और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाले लोगों। यह शत्रुता ढूंढते हैं उन लोगों में जो गाय का मीट खाना पसंद करते हैं। हालांकि बहुत सारे जैनी लोग इनके बड़े अच्छे मित्र हैं। गौतम अडानी जी आपको पता ही है, अमित शाह इनके राइट हैंड पता ही है। तो वो लोग मीट का, बीफ का व्यापार करते, पर वो जैन धर्म जो है, मैं सलाम मारता हूं, मेरे बिहार से ही निकला हुआ है जैन धर्म। और जैन धर्म में ये सब चीज आप कह लीजिए कि निषेध है, परंतु करते हैं लोग। तो ये मीट के व्यापारियों से इनकी शत्रुता नहीं है, मीट खाने वालों से शत्रुता है, यानी काव का मीट की मैं बात कर रहा हूं, बीफ। तो ये हमेशा शत्रु तलाश करते हैं, और अभी इन्होंने एक नया शत्रु तलाश किया है। कौन है नया शत्रु? पढ़ने लिखने वाला, दिमागी, इसलिए बोला है उन्होंने दिमागी, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति जो इनसे सवाल पूछ सकता है। वर्ड क्या यूज किया इन्होंने? नक्सली। शायद मोदी जी को यह नहीं मालूम है कि नक्सलवादी आंदोलन का जब 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था पश्चिम बंगाल से, तो ये इसीलिए हुआ था कि वहां पे जो पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट जो वर्ग था, वो जमीन की हिस्सेदारी में बहुसंख्यक जनता को हिस्सा नहीं दे रहा था। जब तक आपके पास में जमीन का पट्टा नहीं होगा, खेती बाड़ी करेंगे नहीं, 2 जून की रोटी आप कैसे कमाएंगे, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे? तो उस आताताई बर्बर पूंजीवादी शक्ति के खिलाफ जो है नक्सलवादी मूवमेंट शुरू हुआ था। और आज भी कुछ इसी तरीके का हमें व्यवस्था जो है डेवलप होती नजर आ रही है। जिससे जुड़ा है आप लोग का दूसरा सवाल कि आपको राजीव जी ऐसा क्यों लग रहा है कि समाजवाद के दिन आ रहे हैं और पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म के दिन, मैंने पूंजीवाद नहीं कहा था, मैंने कहा था क्रोनी कैपिटलिज्म के दिन जा रहे हैं और समाजवाद के दिन आ रहे हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, यह भी बहुत लोगों ने सवाल पूछा। मित्रों, ये साइकिल में चीजें घूमती हैं, साइकिल में सारी चीजें आती हैं। जब बहुत ज्यादा पूंजीपतियों का आप ये कह लीजिए कि प्रकोप बढ़ गया था, तब लेनिन की उत्पत्ति हुई थी। जब किंगडम, जब राजा महाराजा लोग जो है दोहन शोषण कर रहे थे, तब हमने देखा कि रशिया में कम्युनिज्म आया। बट बहुत सारे लोग कम्युनिज्म की बर्बरता, हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाए, परंतु वो समान अधिकारों में विश्वास रखते थे। इसलिए सोशलिज्म की जो है वो एक अलग सोसाइटी डेवलप हुई। आपने फेबियन सोसाइटी के बारे में सुना होगा, बर्ट्रैंड रसल बहुत बड़े लेखक रहे हैं। फेबियन सोसाइटी में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे, और ये सोशलिज्म की बात करता था, समाजवाद की बात करता था, जहां ये बोलता था कि कम से कम हर व्यक्ति को अपना हुनर दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड होना चाहिए। बच्चों को एक शिक्षा का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो मिलना चाहिए। उसके बाद में पता चलेगा कौन टैलेंटेड है, कौन नहीं है। तो समान अवसर जो है वो शिक्षा में मिलने चाहिए, समान अवसर आपके हेल्थ में मिलने चाहिए, समान अवसर हर जगह मिलने चाहिए। उसके बाद जो टैलेंटेड होगा वो आगे बढ़ जाएगा। ये कहता है समाजवाद की भावना, और ये कहता है कि देश के वेल्थ में सभी लोगों का बराबर अधिकार है। कोई अडानी या अंबानी का अधिकार नहीं रहेगा, सभी का अधिकार रहेगा। जो ऊंची बोली लगा के नीलामी
में बोली ऊंची लगा के खरीद लेगा, उसका अधिकार नहीं रहेगा। देश की संपत्ति है, देश के लोगों का अधिकार है। और उस समाजवाद की भावना में हमारे फाउंडिंग फादर नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, इन लोग का अटूट विश्वास था। इसीलिए जब नेहरू जी ने, गांधी जी ने, इन लोगों ने जब देश के इकोनॉमिक सिद्धांत की स्थापना करने की सोची, तो इन्होंने सोशलिज्म की राह पे इस देश को ये लेके गए। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, प्रस्तावना में भी समाजवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस देश के सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने यह कहा था कि जब आप पॉलिसी बनाओ तो आप अंतिम पंक्ति में बैठे हुए सबसे दुर्बल व्यक्ति के बारे में सोचो कि उस पॉलिसी से उसको कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। ये समाजवाद का विशुद्ध और बहुत ही सुंदर चित्रण है। दोस्तों, फिर आपका सवाल पे आता हूं कि भाई मुझे क्यों लग रहा है कि कैपिटलिज्म जो है वो जा रहा है, समाजवाद आ रहा है। दोस्तों, 1980 तक आते आते समाजवाद आप ये कहिए कि बिखरने लग गया था, क्योंकि उसके अंदर भी करप्शन आ गया था, लाइसेंस राज और तमाम तरीके की चीजें आ गई थी जो जिसने समाजवाद से भटका दिया था इस देश को। और 1980s में जैसे जैसे समाजवाद की राजनीति क्षीण होती चली गई, वैसे वैसे कमंडल की राजनीति जो है वो हमने देखा कि तीव्र होती चली गई। जहां पे समाजवाद की राजनीति क्षीण हो रही थी, कमजोर हो रही थी, वहीं कमंडल की राजनीति तीव्र हो रही थी। और वो साइकिल का पीक जो है वो आ गया है, रीच हो गया है। अयोध्या मंदिर बन गया, अब मुद्दा ज्यादा बचा नहीं है। अब उस पीक पे आने के बाद में इस देश की जनता देख रही है कि मोदी जी को हमने 1 दशक दिया, 10 साल से ज्यादा दिए, पर मोदी जी जो हैं वो लोगों की बेसिक बुनियादी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने में असफल हो रहे। और यही कारण है कि इस देश के अंदर में अब एक जो बहुत पढ़ा लिखा जवान वर्ग है वो सवाल पूछने लगा, और कठिन सवाल पूछ रहा है, और उस कठिन सवाल के जवाब इनके पास में है नहीं। इसीलिए ये बार बार आरएसएस के पीछे छुप जाते हैं। मोहन जी भागवत ने पिछले 4 दिन में कम से कम 2 से 3 सभाएं जो है वो संबोधित की हैं, जहां वो जवान बच्चों से बात कर रहे हैं। तो मोहन जी भागवत का क्या रोल है भाई, वो क्यों आ रहे हैं? मोदी जी कहां गए, अमित शाह जी कहां गए, पॉलिसी बनाने वाले लोग कहां गए, मोहन जी भागवत क्यों आ रहे हैं? दोस्तों, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिस्ट हुए हैं डगलस नॉर्थ, नाम लिख लीजिए, DOUGLAS नॉर्थ, डगलस नॉर्थ। इन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति का जो मानसिक, आप कह लीजिए कि संरचना जो है वो विकसित होती है वो किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में बड़ा हुआ है, किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में रह के जो है उसका लालन पोषण हुआ है, बड़ा हुआ है। और मोदी जी का लालन पोषण आपको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरचना में हुआ है, उनके संरक्षण में हुआ है। तो आरएसएस की क्या थिंकिंग है? आरएसएस में एक व्यक्ति कमांड देता है जो शीर्ष पे बैठा रहता है, और बाकी सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, बाकी सब फॉलोअर्स हैं, और कमांडर एक ही है जो शीर्ष पे बैठा है। इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में मोदी जी का मानसिक जो है, आप ये कह लीजिए कि उनका मानसिक संरचना हुआ है, बचपने से लेकर जवानी तक उन्होंने ये चीज देखा है। अब जो है वही मानसिक सोच जो है वो पूरे देश पे वो लागू करना चाह रहे हैं। ये जो मेंटल मॉडल है कि ऊपर शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो कमांड देगा, बाकी फॉलो करेंगे, और जो कमांड नहीं देगा वो या तो अर्बन नक्सल हो जाएगा, या दिमागी नक्सल हो जाएगा, या पूरा नक्सल हो जाएगा। मतलब इनके प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में किसी भी तरीके से विचारों की अभिव्यक्ति में समरूपता होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। विचार यदि अलग हो गए, यदि अनेकों विचार वाले लोग दिखेंगे तो आपको कोई ना कोई कंपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। आप खालिस्तानी हो जाएंगे, आप नक्सलाइट हो जाएंगे, आप अर्बन नक्सल हो जाएंगे, आप दिमागी नक्सल हो जाएंगे, आप आंदोलन जीवी हो जाएंगे। पर ये कभी भी आपके विचार क्यों इनके विचार से अलग हैं ये समझने का प्रयास नहीं करेंगे।
क्योंकि वो मेंटल मेकअप है ही नहीं। वो मॉडल जो है मेंटल मेकअप का, वो तो आरएसएस में पल बढ़ के बड़ा हुआ है, और आरएसएस में एक आदमी कमांड देता है, बाकी फॉलो करते हैं। देयर आर नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। तो ये जो चीज है, आप ये समझिए कि यही चीज जो है मोदी जी को, अभी आप उनके एक्शंस को जो है अगर आपको समझना है तो आपको ये बात समझनी होगी। मैंने एक सवाल किया कि भाई मोहन जी भागवत क्यों इतनी सभाएं ले रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था ग्राम्स्की का हेजीमनी मॉडल, मैंने आपको जुनाइल का ब्रेड एंड सर्कस थ्योरी भी बताई, नोट्स भी दिए। अच्छा, नोट से एक चीज याद आया, नोट्स को बहुत अच्छा जो है वो प्रतिसाद मिल रहा है। आप में से जो भी लोग मेरे बनाए हुए नोट्स पढ़ना चाहते हैं, जो मैं अपने वीडियो में बोलता हूं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 9860317209 पे। दोस्तों, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज भेजें, मुझे फोन ना करें। काफी लोग सीधा उठा के फोन कर दे रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप मुझे भेजिए, मैं व्हाट्सएप पे ही आपको रिप्लाई दूंगा। बहुत अच्छा जो है वो प्रतिसाद मिला है नोट्स को अभी तक। और आप लोगों को बता दूं, आप लोग को जान के हैरानी होगी कि अधिकतर जिन लोगों ने मेरे नोट्स लिए ये रिटायर्ड लोग हैं, 60-65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं। और जब मैं उनसे बात करता हूं, मुझे इतनी खुशी होती है। इंट्रोडक्शन में मांगता ही हूं सभी से जो नोट्स लेते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है। वो ये बताते हैं कि साहब हम सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और आपके वीडियो का इंतजार करते हैं, क्योंकि आप जो है आपके वीडियो में रिसर्च दिखता है हमको, हवा हवाई वाली बातें नहीं करते आप, डाटा आंकड़ों के साथ आप बात करते हैं। तो इसीलिए बोले हमको नोट्स चाहिए। आप सोचिए 60-65 साल के एक वृद्ध व्यक्ति में या महिला में पढ़ने की इतनी इच्छा शक्ति है, तो नौजवान लोगों में क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले 10-12 साल में नौजवान लोगों को मेंटल रूप से बैंकरप्ट कर दिया गया है, और वो अपनी नौकरी ढूंढने में इतने परेशान है, व्यस्त हैं, 2 जून की रोटी नहीं जमा पा रहे हैं। वीडियो बेचारे कहाँ देखेंगे? वो इतने दुखी रहते हैं कि वो वीडियो यूट्यूब पे अपने एंटरटेनमेंट वाले देखते हैं, जहां से उनको एंटरटेनमेंट मिल रहा है। तो खैर, उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब चूंकि मैंने आंकड़ों की बात की, तो कुछ दोस्तों आंकड़े मैं आपके सामने दे देना चाहता हूं, जो ये बताता है कि भारत आर्थिक रूप से किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, भारत का जो मीडियन एज है वो है 29 ईयर्स। 29 ईयर्स की मीडियन एज है। और हमारे देश में अजीम हशम प्रेमजी यूनिवर्सिटी एक है, इन्होंने बताया कि 29 ईयर्स एज के लगभग 20 से 25 साल की एज वाले लगभग 40% बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं, यानी हर 10 में 4 बच्चा बेरोजगार है। ठीक है। और एक और दूसरे सर्वे में बताया गया था कि 15 साल से लेके 29 साल तक के उम्र में लगभग 1/4 लोग जो है बेरोजगार है। तो इसका अर्थ यह है कि भले हमारी इकोनॉमी 6%, 7%, 8% से ग्रो कर रही हो, पर ये इकोनॉमी जॉबलेस ग्रोथ है। जॉब नहीं बन रही है, यहाँ पे नौकरियां नहीं मिल पा रही है, नौकरियों का सृजन नहीं हो पा रहा है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा क्या है हम लोग को? अदानी अंबानी का अगर नेटवर्क बढ़ रहा है, जिसके कारण जीडीपी बढ़ रही है, तो भाई उससे आपको और मुझे क्या फायदा है? मैंने आपको यह भी बताया था, ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का एक बहुत ही बोगस कॉन्सेप्ट जो है, ये रोनाल्ड रेगन के टाइम में उनके कह लीजिए कि बड़े आर्थिक सलाहकार थे आर्थर लाफर, ARTHUR, आर्थर लाफर, LAFFER। पढ़िए इनके बारे में। आर्थर लाफर ने बोला था कि भाई रईस लोगों को और रईस बनाओ टैक्स काट के, ताकि रईस लोगों से जो ये इकोनॉमिक बेनिफिट है वो नीचे आएगा, ट्रिकल डाउन होगा। यानी रईस लोग अगर ज्यादा उनके हाथों में पैसा रहेगा तो मध्यम वर्ग और फिर वहां से निचले वर्ग की तरफ वो पैसा नीचे छलकेगा। अब ये छलकना तो हुआ नहीं, छल हो गया। और ये छल ऐसा हो गया कि आर्थिक असमानता मतलब इतनी बढ़ गई है, सुरसा की मुंह की तरह बढ़ गई है, विश्वास करने योग्य नहीं रह गई है। भारत के अंदर में 1% जनता 40% नेशनल वेल्थ को कमांड करती है आज की। 1% टॉप की जनता 21 से 22% नेशनल इनकम पे उनका कंट्रोल है। लोगों के बीच में आर्थिक असमानता किसी भी देश में नापने के लिए एक मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं
जीनी कोएफिशिएंट, जीनी, जी फॉर गन, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नागपुर, आई फॉर इंडिया, जीनी कोएफिशिएंट पढ़िए आप लोग। जीनी कोएफिशिएंट क्या है? जीनी कोएफिशिएंट जब मोदी जी आए थे जहां पे था, लगभग आज भी वहीं पे, कुछ डेसिमल पॉइंट्स यहां वहां हुआ होगा। तो दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूं? बताने का अर्थ यह है कि आर्थिक असमानता बढ़ी है और जॉबलेस ग्रोथ ये देश देख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन विकराल है, और ये कंडीशंस को देखते हुए ही उसका रिफ्लेक्शन जो है, ये आर्थिक स्थिति का परिलक्षण जो है वो हुआ है हमारे देश के गिरते हुए रुपये में। रुपया जो कमजोर हुआ है, 58-59 पे था 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे, आज 95-96 पे है रुपया डॉलर के खिलाफ। तो ये इतना ज्यादा शरण कैसे हुआ? रुपया इतना क्षीण कैसे हुआ, कमजोर कैसे हुआ? क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है दोस्तों। देश के ऊपर में जो 55 लाख करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट पे डेट था, वो आज 200 लाख करोड़ से बढ़ गया है। देश के अंदर में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते थे स्टॉक मार्केट में, जनवरी से लेकर मिड जुलाई तक 2,35,000 करोड़ का माल ये बेच चुके हैं। ये एनएसडीएल का डाटा है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का। nsdl.co.in आप टाइप करेंगे, आपको डाटा मिल जाएगा। दोस्तों मेरा उद्देश्य जो है वीडियो बना के पैसे कमाना नहीं है, भगवान की दया से पैसे ठीक ठाक हैं। ये वीडियो मैं बनाता हूं आप लोग को जागरूक करने के लिए, क्योंकि 23 साल की आर्थिक पत्रकारिता में मैंने देखा कि हमारे देश के जो लोग हैं, जनता जो है, वो आर्थिक रूप से जागरूक नहीं है। भले सामाजिक रूप से हो, भले राजनीतिक रूप से हो, परंतु आर्थिक रूप से आप लोग जागरूक नहीं है। और समाज, राजतंत्र, आर्थिक तंत्र, समाज का तंत्र, राज का तंत्र यानी पॉलिटिक्स का जो मैकेनिक्स है, और जो फाइनेंशियल मैकेनिक्स है, इकोनॉमिक का जो सिद्धांत है, ये सब आपस में मेल खाते हैं दोस्तों, सब आपस में मिलते हैं। इसीलिए अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे मुद्दों पे कोशिश करता हूं कि आप लोगों का मैं कुछ ज्ञान बढ़ाऊं, इंफॉर्मेशन कर बढ़ाऊं। इसमें मैं कितना सफल हो रहा हूं मुझे मालूम नहीं है, पर जिस तरीके से नोट्स के लिए मुझे प्रतिसाद मिला है, उससे लग रहा है कि मैं शायद सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो का मकसद ये है कि देश, ये जो आज वाला वीडियो है वो आपके जो कुछ सवाल थे उसका जवाब देना, और दूसरा आर्थिक रूप पे ये देश कहां जा रहा है उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना। दोस्तों आर्थिक रूप से हम कमजोर हो रहे हैं, और इसके पहले स्थिति बहुत ज्यादा ना बिगड़ जाए, आपको, मेरे को, हम सबको सोचने की जरूरत है। ये दिमागी नक्सल वक्सल, ये फालतू की बातें हैं, प्रोपेगेंडा है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। ज्यादा उस पर ना सोचें। आप ये सोचें कि भाई क्यों बेरोजगारी ज्यादा है, क्यों रुपया हमारा कमजोर हो रहा है, क्यों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, क्यों ऐसा है कि निफ्टी अक्टूबर 2024 में 26,000 का लेवल क्रॉस किया था, 26,400 के ऊपर था, आज 24,400 पे 2 साल बाद, यानी टाइम करेक्शन भी हुआ है, इंडेक्स करेक्शन भी हुआ है। क्यों हमारा निफ्टी गिर रहा है? क्यों ऐसा है कि इस देश का जो एक तरफ निफ्टी गिर रहा है, दूसरी तरफ इस देश की जनता एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किए जा रही है? बहुत सारे ऐसे सवाल है। क्या ये एसआईपी करने वाले लोग ही लास्ट में फंस जाएंगे? क्या ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं वो अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटी सही तरीके से निभा रहे हैं? बहुत सारे दोस्तों सवाल हैं, जो असली सवाल है उस पर विचार करने की जरूरत है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को अपने मित्रों के साथ में साझा कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।